नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। आशा करती हूँ सब लोग जुड़ गए होंगे और सेशन को लाइक शेयर भी कर दिया होगा। चलिए चलते हैं, आज का विचार पढ़ लेते हैं। स्टीव जॉब्स का विचार है ये। महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं उसे पसंद करें कि हाँ हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, या ये कार्य जो हम कर रहे हैं ये अच्छा है। अपने कार्य को आप खुद ही पसंद करें, तभी सामने वाले लोग आपके कार्य को पसंद करेंगे। जब आप खुद ही अपने कार्य को पसंद नहीं करेंगे तो कौन पसंद करेगा? फिर कोई नहीं करेगा ना। आपके बारे में सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता। जितना आपके बारे में आप जानते हैं उतना कोई नहीं जान सकता। दूसरे लोगों को बस उतना पता होता है जितना आप बता देते हैं, या फिर दूसरे लोग आपके बारे में बस अनुमान लगा सकते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो अपने कार्य को करिए, अच्छे तरीके से करिए और फिर उसको पसंद कीजिए कि हमने बहुत अच्छा किया। ठीक है, अपने आप ही तारीफ भी कीजिए अपने कार्य की। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, रातों रात शब्द में समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। रातों रात शब्द में समास पूछा है। समास के लिए सबसे पहले हम शब्द का विग्रह करेंगे। रातों रात शब्द का विग्रह, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रात ही रात। अब जल्दी से बताइए इसमें कौन सा समास है। जिन लोगों को विग्रह करना आता होगा वो जल्दी से बता देंगे। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? रातों रात शब्द में अव्ययीभाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययीभाव समास। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म में, आगमन में, आकर्षक में, आदरणीय में। उपसर्ग पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि उपसर्ग नहीं है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। नहीं है पूछ रहा है। क्या कह रहा है? उपसर्ग जो शब्द से पहले लगते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? चलिए आंसर ले लेते हैं। जन्म मूल शब्द है। आ उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। उपसर्ग जो शब्द से पहले लगे होते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आगमन में भी आ उपसर्ग लगा हुआ है। आकर्षक में भी आ उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन आदरणीय शब्द जो है इसमें क्या लगा हुआ है? नीय प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी, आदरणीय। आदरणीय शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द पूछा है। उत्साह, चक्रव्यूह, प्रकृति, संकल्प। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें? चलिए आंसर ले लेते हैं।
आंसर क्या होगा इसका? प्रकृति। हमारी प्रकृति हरी भरी है, ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा श के अंतर्गत आते हैं। श और यहाँ पे होगा है। श है किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ या संयुक्त? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है और सभी को आता भी होगा। चलिए इसका जल्दी से आंसर ले लेते हैं। श है किसके अंतर्गत आते हैं? इन्हें बोलने से ही ऊष्मा उत्पन्न हो रही है मुंह में, तो क्या हो गया? ये ऊष्म व्यंजन हो गए। से जब हम बोलते हैं तो घर्षण होता है, और जब घर्षण होता है तो ऊष्मा होती है और उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? प्रश्न है हमारा कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी या अंग्रेजी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सी लिपि नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? अरबी हमारी लिपि है, गुरुमुखी भी लिपि है, देवनागरी तो लिपि है ही, अंग्रेजी क्या है? ये लिपि नहीं है। क्या है अंग्रेजी? अंग्रेजी तो एक भाषा है, इसकी लिपि तो रोमन होती है ना? तो ये लिपि नहीं है। हमारा डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। अंग्रेजी लिपि नहीं है, एक भाषा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम नहीं है पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सर्वनाम नहीं है कौन सा शब्द है? कौन कोई उसने 10 गुना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा शब्द है जो सर्वनाम नहीं है? कौन भी सर्वनाम है, कोई भी सर्वनाम है, उसने भी सर्वनाम है। सर्वनाम क्या नहीं है? सर्वनाम नहीं है 10 गुना। 10 गुना शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये 10 गुना शब्द। तो ये क्या हो गया हमारा? सर्वनाम नहीं है। यही हमारा ऑप्शन आंसर हो गया, 10 गुना। ठीक है, ये सर्वनाम नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? छायावाद को, रीतिकाल को, भक्ति काल को या आदिकाल को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ही मैंने लिया है ये वीडियो में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी के स्वर्ण युग कहा जाता है, हिंदी का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? याद रहे, नहीं है पूछी है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन सी रचना नहीं है तुलसीदास की? तुलसीदास तो आपने सबने ही पढ़े होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? रामचरितमानस तुलसीदास की है, कवितावली भी तुलसीदास की है, गीतावली, साकेत जो है वो तुलसीदास की नहीं है। साकेत किसकी है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। और ये क्या है पता है आपको? मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है साकेत, और इसमें इसे मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति भी कहते हैं, साकेत को। ठीक है,
मैथिली सेनगुप्त द्वारा लिखी गई है, ये महाकाव्य है और इसे अमर कृति भी कहते हैं साकेत को। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिसका पति आज्ञाकारी हो। वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है, पर यदि है तो उसके लिए शब्द पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जिसका पति आज्ञाकारी हो। स्वाधीन पति का, वाक सज्जा, इनमें से कोई नहीं। आमिति सत्यपति का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। जिसका पति आज्ञाकारी है, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे हम। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका, जिसका पति आज्ञाकारी हो उसे क्या कहते हैं, स्वाधीन पति का। जिसका पति आज्ञाकारी, उसके लिए एक शब्द है स्वाधीन पति का। ये बी वाला जो है आगमितस्य पति का, ये किसके लिए कहते हैं, ये कहते हैं जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसके लिए कहते हैं। ठीक है, और ये दिया हुआ है वाक सज्जा होगा, ये वाक सज्जा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वाक सज्जा है ये लास्ट वाला। प्रेमी की प्रतीक्षा में सज धज कर बैठी नायिका के लिए कहते हैं वाक सज्जा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम रसबिहारी कृष्णदास चंद्रभूषण। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, भूषण का वास्तविक नाम था। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका, भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है कौन सी है। इनमें जो महाकवि भूषण की रचना है, रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा या छत्रसाल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इस प्रश्न का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाकवि भूषण की रचना पूछी है, इसमें कौन सी है। इसका मतलब है 3 किसी और की होंगी और एक भूषण की है। उस एक को पहचान के जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका, महाकवि भूषण की रचना क्या है, छत्रसाल है। ठीक है, छत्रसाल महाकवि भूषण की रचना है। रेणुका किसकी रचना है, मैंने पहले भी बताया, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और चिदंबरा किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और दीपशिखा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, और भूषण की रचना छत्रसाल है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, नहीं है पूछा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में एक पूछा जाता है। जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा नहीं है जयशंकर प्रसाद का नाटक। हमारे आधे से ज़्यादा प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रश्न हम सही से पढ़ लें तो ही सही हो जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम प्रश्न ना पढ़ने की वजह से गलत कर देते हैं। चलिए चलते हैं, आंसर ले लेते हैं। क्या सोच रहे हैं आप, ध्रुव सामनी होगा, नहीं। स्कंदगुप्त होगा, नहीं। अजातशत्रु होगा, नहीं। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें सारे ही ऐसे हैं जो जयशंकर प्रसाद के हैं, लेकिन आंसर बता देती हूँ, तितली। वैसे ये सभी ऐसे हैं जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित हैं, लेकिन क्या है, इसमें पूछा है रचित नाटक नहीं है। ये सभी नाटक हैं। तितली क्या है, तितली उपन्यास है। ठीक है, रचित जयशंकर प्रसाद द्वारा ही हैं सभी,
लेकिन तितली इसमें उपन्यास है और सभी नाटक हैं। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वाक्य के कौन कौन से अंग हैं? इस प्रश्न का आंसर ले लेते हैं। उद्देश्य, विधेय, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, पदक्रम, अन्यव्रति, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा इसका? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान नहीं कहूँगी, महत्वपूर्ण बताऊंगी बस। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर लीजिए। आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका उद्देश्य और विधेयक। वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेयक। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वाक्य के अंग, दो अंग होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेयक। वाक्य के दो भाग उद्देश्य और विधेयक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उद्देश्य जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, जिसके विषय में हम बात करते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात जो कर्ता होता है हमारा उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेयक वह भाग होता है जो उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करे या उसके विषय में हम विवरण देते हैं, वह क्या होता है? विधेयक होता है। जैसे हम ले लेते हैं राम बाजार जाता है, तो राम क्या हो गया हमारा? राम तो हो गया हमारा उद्देश्य, ये करता है तो ये तो हो गया उद्देश्य, और बाजार जाता है ये सब क्या हो गया हमारा? विधेय। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा उद्देश्य और विधेय क्या होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? ढेर सारा मक्खन गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चितवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। इसका ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। ढेर सारा मक्खन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है ये। अब कैसे है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का ज्ञान ना हो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ढेर सारा, थोड़ा, कम, अधिक, कुछ आदि। ये क्या है? ढेर। हमें पता नहीं है कितना मक्खन है, बस ढेर सारा बोल दिया है। मात्रा पता नहीं है उसकी हमें कितनी है। ठीक है, मात्रा का जब निश्चित ज्ञान ना हो, अभी यहाँ 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो लिख देता तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाता, लेकिन ये लिखा नहीं है इसने, तो ढेर सारा मक्खन बोला है तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। परिमाण का पता नहीं है कितना है। ठीक है, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, देवताओं का उपवन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका देवताओं का उपवन किसे कहते हैं? नंदन कानन को, अशोक वाटिका को, स्वर्ग को या इनमें से किसी नहीं को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देवताओं का उपवन। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, देवताओं का उपवन। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका ए। क्या होगा? ए, नंदन कानन। ठीक है, अब इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नंदन कानन है क्या? ये स्वर्ग में स्थित इंद्र का प्रसिद्ध बगीचा है जो परम सुंदर और सुखद है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? नंदन कानन कहते हैं। स्वर्ग में स्थित जो इंद्र का बगीचा है उसे देवताओं का उपवन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं। अशोक वाटिका किसे कहते हैं? वह बगीचा जहाँ अशोक के वृक्ष लगे हों उसे कहते हैं अशोक वाटिका।
ठीक है। स्वर्ग किसे कहते हैं भाई? स्वर्ग तो सभी जानते होंगे, 7 लोकों में तीसरा लोक स्वर्ग है, स्वर्ग लोक कहते हैं उसे, ठीक है। यदि अपनी भाषा में देखा जाए तो जहाँ हिंदू देवी देवताओं का वास होता है उसे कहते हैं स्वर्ग, ठीक है। आपके लिए ये प्रश्न होमवर्क में है, कौन कौन से 7 लोक होते हैं, ठीक है। 7 लोक कौन कौन से होते हैं उनके नाम कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सुदामा चरित्र के लेखक हैं सूरदास, नरोत्तम दास, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन से हैं। सुदामा चरित्र के लेखक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया ये। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी, सुदामा चरित्र के रचयिता हैं, लेखक हैं नरोत्तम दास। ये अवधी भाषा में लिखा गया है और ये काव्य ग्रंथ है, अवधी भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। इसमें सुदामा के चरित्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कौन सा कारक है इसमें? बच्चे बस से या बस के द्वारा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बस से या बस के द्वारा पाठशाला जाते हैं। अब आसान हो गया होगा प्रश्न, जल्दी से बताइए कौन सा कारक है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? करण कारक, ठीक है। के द्वारा या से जिसमें आया होता है, बच्चे बस के द्वारा जाते हैं, किस साधन, मतलब जो कारण होता है हमारा जाने का, उसे क्या कहते हैं हम? करण कारक कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कृपालु शब्द में प्रत्यय है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कु क्रय प्रत्यय है, आलू प्रत्यय है, कृपा प्रत्यय है, लू प्रत्यय है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। पहले मूल शब्द को निकाल लीजिए और फिर प्रत्यय को। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी, आलू। मूल शब्द तो हमारा कृपा है, इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है? आलू, जब हो गया ये कृपालु। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गति को नहीं मानने वाला। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? गतानुगतिक शब्द का अर्थ पूछा है। गतानुगतिक शब्द का अर्थ पूछा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? गतानुगतिक शब्द का अर्थ है ए, प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला। जो प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला हो उसे क्या कहते हैं? गतानुगतिक। पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, अनुगामी कहते हैं उसे, ठीक है। चलो चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है हमारा, एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ पूछा है, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक वैद्य अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, महामारी के दिनों में दवाओं की कमी, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और सेशन को लाइक शेयर भी कर दीजिए।
चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। एक अनार 100 बीमार, ये तो सेम उसी की तरह है। जैसे आप फॉर्म डाल के आते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, इतने सारे फॉर्म डालते हैं और जगह कम सी होती हैं, तो क्या होता है, एक अनार 100 बीमार वाला हिसाब होता है। एक एक सीट पे 1,000 लोग होते हैं। तो क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया किसी वस्तु की पूर्ति कम, मांग अधिक होना। जगह कम है जॉब के लिए और जॉब वाले बच्चे ज़्यादा हैं। किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक होना, एक अनार 100 बीमार। आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न था ये। सेशन को इतनी देर तक देखने के लिए धन्यवाद।